हेलो नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार कृष्णा आईएएस में आपका स्वागत करता हूँ। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति। और जनरली जब बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो इसकी उत्पत्ति का कारण है ना, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म, उसके कारण का अध्ययन करते हैं। ध्यान ये रखना है कि इतिहास में अगर हम किसी भी घटना, किसी भी विषय वस्तु के उत्पत्ति के कारणों का अध्ययन करते हैं तो कारणों का अध्ययन कार्य कारण संबंधों की परिप्रेक्ष्य में करते हैं। और साथ ही साथ जब कारण की बात करते हैं तो जो कारण होता है उसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें कुछ वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऑब्जेक्टिव कारण होते हैं, और कुछ कारण विषयनिष्ठ होते हैं, यानी सब्जेक्टिव कारण होते हैं, विषयनिष्ठ कारण होते हैं। इसलिए कारण को जब आप पढ़ें तो आप इसको दो भागों में बांट कर पढ़ें कि बौद्ध धर्म के उत्पत्ति के दो प्रमुख कारण हैं। एक तरफ हम कारण की बात करते हैं तो हम वस्तुनिष्ठ कारण, और दूसरी तरफ हम विषयनिष्ठ कारण यानी ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स और सब्जेक्टिव फैक्टर्स। अब देखिए कि ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स की बात हम करें तो इसमें अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था भौतिक विकास, है ना, यानी भौतिक संस्कृति का जो विकास होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उस भौतिक संस्कृति के विकास ने बौद्ध धर्म की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आप देखें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में आर्थिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। और यह वह काल है जिस समय भारत में द्वितीय नगरीकरण होता है। तो द्वितीय नगरीकरण की जो भौतिक पृष्ठभूमि है, वो भौतिक पृष्ठभूमि जो है बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। क्योंकि इस भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आप देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में विकास होता है, कुछ नवीन टेक्नोलॉजी का विकास होता है कृषि क्षेत्र में। जैसे हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार भारत में कृषि के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लौह धातु प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, आयरन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। देखो, आयरन टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है ये उत्तर वैदिक काल में भी हमें मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक चीज़ ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल में जो आयरन का ओर उत्तर वैदिक आर्यन यूज़ करते थे, वो आयरन ओर वे हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों या पंजाब की पहाड़ियों से लेते थे। उनमें आयरन की मात्रा उनके पास काफ़ी कम थी और उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत डेवलप नहीं थी। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखेंगे कि जो झारखंड का आयरन ओर है वहाँ तक के पहुँच बनती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे कि इसी समय लोहार की जो भट्ठी है उसका विकास होता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखें कि आर्य संस्कृति के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में उनकी गतिविधियां थी वे मुख्य रूप से गेहूं उत्पादक क्षेत्र थे। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध का उद्भव होता है और बौद्ध धर्म का जो विकास होता है, बौद्ध धर्म के विकास की जो प्रक्रिया होती है, इसमें चावल उत्पादक जो क्षेत्र है मगध का क्षेत्र, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चावल यानी धान के उत्पादन की रोपाई तकनीक का विकास होता है। धान की रोपाई तकनीक का जो विकास होता है
इस तकनीक ने चावल उत्पादन में काफ़ी वृद्धि की और इससे एक बात साबित होता है कि कृषि अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण विकास होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। यह लौह धातु प्रौद्योगिकी के कारण होता है। यानी कृषि क्षेत्र में अधिशेष का उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होती है और ये जो अधिशेष में उत्पादन में वृद्धि होती है ये बौद्ध धर्म के उद्भव के भौतिक के जो पृष्ठभूमि है उसका निर्माण करता है, क्योंकि जब वे लौह धातु प्रौद्योगिकी पर आधारित एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है, यानी कृषि में बैल और हल की उपयोगिता बढ़ती है और चूंकि बैल और हल की उपयोगिता बढ़ती है तो वैदिक संस्कृति वैदिक धर्म के अंतर्गत पशुओं की बलि दी जाती थी। वह पशुओं की बलि से संबंधित जो संस्कृति थी वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम नहीं थी और इस कारण से यहाँ की जो भौतिक पृष्ठभूमि है, भौतिक जो विकास है, जो आर्थिक विकास है, वो बौद्ध धर्म के उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। इसके अलावा इसी समय आप देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकास होता है। ये मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकास यानी इसी समय आप देखेंगे कि पंचमार्क सिक्कों का निर्माण होता है और अर्थव्यवस्था में विनिमय के साधन के रूप में पंचमार्क सिक्कों का उपयोग किया जाता है, जिसका निर्माण मुख्यतः तांबा एवं चांदी पर किया जाता था। अब देखो पंचमार्क जो सिक्कों का निर्माण होता है और एक तरह कृषि अर्थव्यवस्था का विकास होता है, इसके साथ साथ अगर आप कोरिलेशन स्थापित करेंगे तो शिल्प उद्योग के क्षेत्र में भी लौह धातु प्रौद्योगिकी का विकास होता है और उसका उपयोग जब होता है तो लौह धातु के अतिरिक्त मीन्स कि लकड़ी से संबंधित वस्तुओं का निर्माण भी काफ़ी तीव्र गति से होता है। चांदी हमने बताया ही, तांबा हमने बताया ही, कांसा, ये सारी चीज़ें जो है इस पीरियड में यहाँ पर विकसित होती है। यानी शिल्प उद्योग का विकास भी तीव्र होता है और शिल्प उद्योग का जो विकास तीव्र होता है उसकी विकास प्रक्रिया ने यहाँ पर एक और चीज़ का डेवलपमेंट किया जिसको हम कहते हैं कि वाणिज्य व्यापार का डेवलपमेंट यहाँ पर तीव्र होता है पहले की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर गिल्ड सिस्टम का डेवलपमेंट होता है और गिल्ड सिस्टम का जो डेवलपमेंट होता है उससे वाणिज्य व्यापार की स्थिति और भी तीव्र होती है और ये जो तीव्र होती है इससे अल्टीमेटली हम देखते हैं कि समाज का जो स्वरूप है, जो पहले वैदिक समाज का जो स्वरूप है और अब समाज के जो स्वरूप है उसमें भी बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी। क्यों प्रक्रिया शुरू होगी? क्योंकि ये जो कृषि और लौह धातु प्रौद्योगिकी पर अर्थव्यवस्था, शिल्प उद्योग और वाणिज्य व्यापार का विकास होता है, इससे विकास ने समाज के दो प्रमुख वर्ग जो क्षत्रिय और वैश्य, इनकी स्थिति को मजबूत कर देता है। कैसे क्षत्रिय की स्थिति को मजबूत करता है? क्योंकि जैसे ही मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकास होता है उस मौद्रिक अर्थव्यवस्था के विकास के कारण जहां एक तरफ वाणिज्य व्यापार का विकास होता है तो दूसरी तरफ क्या होता है कि राजा अब टैक्स का कलेक्शन बहुत आसानी पूर्वक कर सकता था मुद्रा के रूप में। तो जो राजा है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो यही वह काल है जहां पर महाजनपद का डेवलपमेंट होता है। और महाजनपद जो है, जो 16 महाजनपद की आप बात करते हैं, ये 16 महाजनपद के जो राजा हैं, खास करके मगध का राजा जो बिंबिसार देखिएगा या अजातशत्रु देखिएगा जो बुद्ध के समकालिक है, बहुत स्ट्रांग है और ये एक तरह से ब्यूरोक्रेसी का डेवलपमेंट होता है, नौकरशाही का डेवलपमेंट होता है, अस्थायी सेना का डेवलपमेंट होता है और वेतनिक कर्मचारियों अधिकारियों का विकास होता, क्योंकि राजा की शक्ति अब काफी बढ़ गई। अब उस राजा को ब्राह्मण की जो एक तरह से यज्ञ एवं बलि के माध्यम से ब्राह्मण जो उसको
मनोवैज्ञानिक समर्थन करता था और जनता को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करता था, उसकी आवश्यकता ही नहीं रही। और उसकी आवश्यकता नहीं रही तो इससे क्या होता है कि इससे एक तरह से क्षत्रिय वर्ग ब्राह्मणिक जो व्यवस्था थी, वैदिक जो व्यवस्था थी, उसको चैलेंज करता है, उसको चुनौती देता है। और वो चुनौती जो देता है ये बौद्ध धर्म के उद्भव की पृष्ठभूमि का निर्माण भी करता है। तीसरा, अगर आप देखो सामाजिक रूप से अगर हम बात करें, यानी कि अगर आप विषयनिष्ठ फैक्टर्स में कुछ चीज़ों को देखें तो यहाँ का समाज अगर आप देखेंगे तो जैसे वैदिक समाज में हम देखते हैं कि वैदिक समाज जो है चतुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, क्षत्रिय सेकंड स्थान पर था, वैश्य थर्ड पर था और शूद्र फोर्थ पर था। अब इसमें वैश्य और शूद्र की जो भूमिका अभी जो बदल रही है समाज में, क्योंकि समाज में जो आर्थिक विकास हुआ उस आर्थिक विकास में वैश्य और शूद्र की भूमिका पहले से प्रभावशाली होती है और समाज में सामाजिक सम्मान की मांग करते हैं। ये ऐसी व्यवस्था की मांग करना शुरू करते हैं जिसमें इनकी भूमिका के अनुरूप इनको सामाजिक सम्मान मिले। चूंकि वैदिक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत यह सामाजिक सम्मान उनको प्राप्त नहीं था और इसलिए बुद्ध ने जब वैदिक सामाजिक व्यवस्था को चुनौती प्रदान की तब वैश्य एवं शूद्र वर्ग के द्वारा उन्हें व्यापक समर्थन दिया गया। यहाँ तक कि हमने कहा कि क्षत्रिय वर्ग भी इनको व्यापक समर्थन देता है, क्योंकि अब राज्य की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। इसी स्थिति में आप देखिएगा कि जो वैदिक संस्कृति है, अगर वैदिक संस्कृति की बात करें, वैदिक धर्म की बात करें, तो वैदिक धर्म एवं संस्कृति जो है अब वे परिवर्तित सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में अप्रासंगिक हो गया, इरिलेवेंट हो गया। और ये इरिलेवेंट हो गया इस कारण से यहाँ पर जब बुद्ध ने उस वैदिक धर्म एवं संस्कृति को चुनौती दिया तो लोगों ने उनको सामाजिक समर्थन प्रदान किया, क्योंकि इस धर्म की स्थापना में क्षत्रिय वर्ग, बुद्ध खुद क्षत्रिय वर्ग से बिलोंग करते थे और उन्होंने वैदिक संस्कृति में यज्ञ एवं बलि की जो प्रक्रिया थी उसको जब उन्होंने चुनौती दिया और कहा कि यज्ञ एवं बलि पर आधारित धर्म एवं संस्कृति समाज के विकास में बाधक है, क्योंकि यज्ञ एवं बलि पर आधारित जो धर्म एवं संस्कृति थी वो संसाधनों को नष्ट कर रही थी और परिवर्तित परिस्थिति में अगर सामाजिक आर्थिक विकास करना था तो उसके लिए हमें पशुओं की सुरक्षा आवश्यक थी। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक धर्म एवं संस्कृति के अंतर्गत जो लोग ऋण पर ब्याज लेते थे उसको कुसुदिन कह करके उनकी आलोचना की जाती थी, यानी ऋण पर ब्याज लेने की गतिविधि को बहुत सकारात्मक नहीं माना जाता था, जबकि बुद्ध उसका समर्थन करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि समाज के विकास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए बुद्ध ने उसका समर्थन किया और समर्थन करके जो वैदिक सामाजिक व्यवस्था है उसकी बुद्ध ने आलोचना की। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और भी ध्यान में इस बात को रखना है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि बदली हुई भौतिक सामाजिक परिस्थिति ने आधार का निर्माण किया, वैदिक संस्कृति अप्रासंगिक हो गई, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वैदिक की जो संस्कृति थी उसमें उपनिषद में जो यज्ञ एवं बलि का विरोध होता है उसकी निरंतरता का प्रभाव भी एक तरह से बौद्ध धर्म के उत्पत्ति में सहायक होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि उपनिषद ने भी वैदिक के यज्ञ बलि एवं कर्मकांड को चुनौती प्रदान किया था और ऐसा भी माना जाता है कि बुद्ध कुछ हद तक उपनिषद के इस विचारों से प्रभावित थे। और इस तरह आप समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति में इस प्रकार की वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, लेकिन इसमें निरंतरता का जो तत्व है जो कि उपनिषद के थॉट आते हैं, उस उपनिषद के थॉट ने भी बुद्ध को प्रभावित किया। और इस तरह से हम देखते हैं
कि ये समग्र जो कारक हैं ये बौद्ध धर्म की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।